हेलो बैंकर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अक्टूबर एग्जामिनेशन को आप लोग टारगेट कर रहे होंगे और उसी के अनुसार आप लोग खूब सारा परिश्रम कर रहे होंगे। बैंक से आने के बाद वैसे समय मिल कम पाता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पर्याप्त समय दे रहे होंगे। आपकी इस कोशिश में हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में आज जो बात आपसे हो रही है, पहले हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। आज उसके अगले हिस्से पर बातचीत हो रही है। आज जो मेरी आपके साथ चर्चा होगी, आपकी जो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर मैकमिलन की जो पुस्तक है, वैसे आपके लिए स्टडी मटेरियल आपके जैब एग्जामिनेशन और सीआईबी यानी जीआईबी सीआईबी दोनों के लिए बहुत ज्यादा बाजार में है नहीं। जो ऑथेंटिक किताब है आपके पास वो मैकमिलन की है। तो मैकमिलन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूनिट्स हैं उनके हर यूनिट के पीछे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। उन एमसीक्यूज पर मेरी आज आपसे बातचीत होगी। मॉड्यूल ए पहले कवर कर चुके हैं, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी आपके सामने आ रहे हैं। क्लियर है? ऐसे ही मॉड्यूल डी पर बात करेंगे। पूरी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो आपका विषय है, जो पहला ही पेपर आपका जीआईबी का है और अक्टूबर में आपका एग्जाम होने ही वाला है। फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो रहा है अक्टूबर में। तो उस सिलसिले में हम लोगों की बातचीत हो रही है। देखिए, मैकमिलन के यूनिट के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वास्तव में है तो बहुत आसान से क्वेश्चन, जबकि आपके एग्जामिनेशन में मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इन प्रश्नों की फिर क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न आपके रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है, आपके रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये प्रश्न सिर्फ मैं यहाँ आपको आंसर बताने नहीं आया हूँ, आंसर तो आपकी किताब में भी है। आपके साथ मैं इन प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कॉन्सेप्ट पर भी करेंगे, ताकि आपका इतने कम समय, अब जो थोड़ा सा समय बचा हुआ इसमें कम से कम रिवीजन एक बार हो जाए। तो मेरा पर्पस है वो आपको रिवाइज करवा देना। तो थोड़ी थोड़ी सी बात हम लोग उस पर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो चलेगा ही चलेगा साथ में, लेकिन उस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसमें और क्या बात हो सकती है। तो आज जो मेरी आपसे बातचीत होगी वो बातचीत होगी मैकमिलन बुक के एमसीक्यूज पर। और एमसीक्यूज के लिए कौन सा मॉड्यूल लिया गया है? आज का मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल सी। क्लियर है? मॉड्यूल सी आपको पता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस अक्टूबर का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मॉड्यूल डी का है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी से बनेंगे। और मॉड्यूल डी अकेले आपका 40% तक का क्वेश्चन, लगभग 35-40% अकेले कवर करेगा। 20 to 25% ये कवर करेगा। बाकी के जो बची हुई जो चीजें हैं वो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी कवर करता है, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता दूं, आपकी इस मैकमिलन पुस्तक के पीछे, मैकमिलन की हर यूनिट के पीछे 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। हर मॉड्यूल में जो यूनिट्स हैं उनके पीछे जो प्रश्न दिए गए उन पर मेरी आपसे चर्चा होने वाली। आज मॉड्यूल सी पर बातचीत हो रही है। मैं एक बार पहले आपको पूरे मॉड्यूल सी में कितनी यूनिट्स हैं, उनमें क्या लिखा गया, ये बात बता देता हूं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक सामान्य सा ओवरव्यू दिया गया कि फॉर्मल सिस्टम क्या होता है, इनफॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। एक सामान्य सा परिचय है, बहुत आसान सा टॉपिक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, उनकी पूंजी क्या होती है, नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, वो कैसे स्टैब्लिश होते हैं, उनकी कैपिटल क्या है। थोड़ी थोड़ी बातें बैंकों के विषय में, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है भारत के अंदर, नेशनलाइज बैंक है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, यूनिवर्सल बैंक्स हैं, और जो डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स आते हैं जिसमें पेमेंट बैंक्स हैं, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। उन बैंकों के विषय में चर्चा की गई है कि उनकी पूंजी कितनी होगी, कैसे स्थापित होंगे, क्या क्या काम करेंगे, सारी चर्चा इसमें दी गई। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए, लेकिन आपके लिए आसान चैप्टर होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर। आप चूंकि बैंक में, तो आप इसको समझते होंगे। बैंकिंग लॉज में दो जो है लॉज हम लोग पढ़ते हैं, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, एक है बीआरए एक्ट जिसको आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही है। आपकी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, ये बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। जब आप अपने सीआईबी का एग्जाम देंगे तो बीआरबीएल में ये विधिवत दिया गया है, बहुत बड़े मजे से दिया गया है, तो वहां आपको ये दोबारा पढ़ने को मिलेगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, जो भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भारत में, उनके विषय में आपको जानकारी दी गई। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भारत में कौन रेगुलेट कर रहा है। एनबीएफसी, आप लोगों को पता है कि एनबीएफसी से संबंधित जो चैप्टर है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का चैप्टर थर्ड का बी। क्लियर है? बी है ना, बॉय वाला बी, चैप्टर थर्ड का बी है। क्लियर है? तो उसके विषय में एनबीएफसीज क्या होती हैं, एनबीएफसीज कितने प्रकार के होते हैं, एनबीएफसीज का क्लासिफिकेशन क्या है, एनबीएफसी साइज बेस्ड कौन सी एनबीएफसीज होती हैं, एक्टिविटी बेस्ड एनबीएफसीज कौन सी होती हैं, या जो है लाइबिलिटी बेस्ड कौन सी एनबीएफसीज होती हैं, ये सारी चर्चा एनबीएफसीज के विषय में। एनबीएफसीज के लिए आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, एनबीएफसी कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में इसमें जानकारी है ना। इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। बाकी इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज कौन से होते हैं, री इंश्योरेंस क्या होता है, इन सब के विषय में जानकारी है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया,
एक्जिम हो गया, इन सब के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अभी तक रिफॉर्म क्या हुए हैं, डेवलपमेंट क्या, तो इसमें नरसिम्हन कमेटी वगैरह आप पढ़ते हैं, ईज पढ़ते हैं आप, है ना, जो अभी ईज 5.0 आया हुआ है उसके विषय में भी दिया गया है। तो ये आपका एक सामान्य सा परिचय है मॉड्यूल सी का, ठीक है साहब। अब मॉड्यूल सी में आप लोग देख लीजिए, जो मॉड्यूल सी का पहला मॉड्यूल है, जो ओवरऑल ये 20th मॉड्यूल है ना, क्योंकि 19 मॉड्यूल तक आपका मॉड्यूल बी है, उसके बाद ही आपका 20वां है। इस मॉड्यूल में पहला चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या बातें, इस इंट्रोडक्शन है, फाइनेंशियल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 फेज में आपका टोटल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट है, क्लियर है। फेज 1 का मतलब है 1947 के पहले, 47 से लेकर 91 तक फेज 2 है, फेज 3 में है 91 से लेकर 2010 जो फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में थी तब तक की बात है वास्तव में। और पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल का मतलब है अभी तक की जो बातचीत हो रही है, और इस समय भारत में बैंकिंग सेक्टर का क्या स्टेटस है, इसकी बातचीत दी गई है, क्लियर है। इतना उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी सारी चर्चा समझ में आ गई होगी। आगे बातचीत करें, और अगर आपका कुछ सवाल होगा भैया तो इसी हाथ लगे हाथ जो है तुरंत पूछते रहिएगा, ठीक है साहब, तुरंत आप वो मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए अब अभी के क्वेश्चन पर आते हैं। मॉड्यूल बी का ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये क्या कहना चाह रहा है, इसके पीछे कौन कौन से क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड या महाजन। देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है भैया, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर भी वित्त की व्यवस्था हो रही है, जहां पर भी वित्त आ रहा है, जिन लोगों से निकल के जा रहा है, मतलब जिन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से वो मार्केट में फ्लैक्चुएट हो रहा है, मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, जिनसे वो फ्लो कर रहा है मार्केट के अंदर, वो सब फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक हो गए, डीएफआई हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम में आती हैं, क्लियर है। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें रूल्स नॉर्म्स लागू होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम करते हैं, जिन पर एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं। इसके बिल्कुल ठीक विपरीत कौन से होते हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इनफॉर्मल सिस्टम में साहूकार, महाजन, ये सारे लोग आते हैं। तो कहा जा रहा है कौन सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं, ध्यान से समझिएगा, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, ये भैया ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये किसका हिस्सा है, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। तो आपके लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, इसके ठीक विपरीत पूछ लिया गया। अब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो एनबीएफसी तो फॉर्मल में आता है, क्लियर है, बैंक्स फॉर्मल में आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज फॉर्मल में आते हैं, एसोसिएशन जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उनका जो एसोसिएशन होता है वो फॉर्मल सिस्टम में नहीं, तो इसका सही आंसर ए बन जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल अगर आपने समझ लिया तो आंसर हो जाएगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, अब फाइनेंशियल सिस्टम मैंने आपसे क्या बताया कि मनी फ्लो जिन भी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से होकर निकल रहा है या जो भी इसमें काम कर रहे हैं, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं, अब उनके लिए जो काम करते हैं, उनके फाइनेंस के लिए जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे डिफरेंशिएटेड बैंक्स हो गए, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गई, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं वो हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईआरडीए हो गया, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, और याद ये जहां फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, अब जैसे स्टॉक मार्केट हो गया वो फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, मनी मार्केट हो गया वो फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, जहां पर ये एक्टिविटीज हो रही होती है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होगा। तो क्या क्या है भैया, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जैसे जो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स वगैरह हो गए है ना, जैसे क्या हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे आते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बन जाएगा, है ना। एक एक ही मैं टिक लगाऊं ताकि आप लोगों के लिए काम आसान हो। विच ऑफ द फर्स्ट क्या है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इनमें से कौन सा बैंक भारत में पहली बार स्थापित हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक है, इनमें से कौन सा बैंक, इनमें से कौन सा बैंक भारत में पहली बार स्थापित हुआ था, इनमें से कौन सा बैंक पूछा जा रहा है भारत में पहली बार स्थापित हुआ। चलिए मैं ईयर लिख दे रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1906 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हुआ था 1770 में, क्लियर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था, देखिए अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर हम देखेंगे तो वो है 1955 1 जुलाई को, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के पहले कुछ और था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के 1921 में बना था, क्लियर। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक एक साथ मर्ज हुए 1921 में और कहलाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदला गया नेशनलाइज करके 1955 1 जुलाई में, क्या बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना जन्म 1 जुलाई 1955 ही मानता है। पंजाब नेशनल बैंक बना है 1894 में, कब बना है ये,
1894 में। कब बनाई? 1894 में। तो सबसे पुराना बैंक कौन सा हो गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया, 1770 में बना हुआ है ना। इन विच क्या है? फेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इन विच फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम वाज फोकस्ड लेज्ड ऑन क्या है? सेटिंग अप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब कौन से फाइनेंशियल सिस्टम में, या पूछा जा रहा है कि कौन से फेज में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? कौन से फेज में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? तो अब बताओ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कब आए? फर्स्ट फेज क्या है ना, प्री इंडिपेंडेंस है, 47 के पहले का है। अब सेकंड फेज क्या है भैया? सेकंड फेज है आपका 1947 से लेके 1991, तो इसी में स्थापित हुआ था 1947 से लेके 1991। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। एक बार ये सारे आंसर आप लोग देख लीजिए, एक बार ये सारे आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो मॉड्यूल है वो क्या, नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है? इंडियन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने इसमें क्या बताया था कि बैंकिंग कैसे, प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं, या कितने प्राइवेट बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कौन से हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स कौन से हैं, कितनी उनकी पूंजी चाहिए होती है, वो कैसे स्थापित होते हैं, बैंकों का इतिहास भारत में क्या रहा है, ये पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करता है। अगर हम बैंक देखें, बैंकिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में कैसे बैंक आप देखते होगे? क्लियर है? कौन कौन से बैंक यहाँ पर आते हैं? सबसे पहले तो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाता है। क्या है आपका? पब्लिक सेक्टर बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके प्राइवेट बैंक्स भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, सारे बैंक आ जाते हैं। उसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक, तो इस चैप्टर में कोऑपरेटिव बैंकों के विषय में भी दिया गया है ना। उसके बाद क्या है? आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और इसके बाद आपके स्पेशलाइज्ड बैंक है ना। इसके बाद क्या है? आपके स्पेशलाइज्ड बैंक है, जिनमें आप डेवलपमेंट बैंक वगैरह को रखते हो, एक्जिम, नाबार्ड, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर के विषय में पूरा चैप्टर आपसे बताता है। तो बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग की हिस्ट्री भारत में क्या रही, क्लियर है? बैंकिंग हिस्ट्री को बैंकों को स्टैब्लिश करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है वो कौन कौन से हैं? अब देखिए टाइप्स ऑफ बैंक में शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, तो आपको पता है शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। तो शेड्यूल्ड बैंक कहाँ पर लिस्टेड होते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं? अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जो डिफरेंशिएटेड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये सारे दिए गए। और वर्तमान समय में जो डिजिटल बैंकिंग है, आजकल आप लोग नियो बैंकिंग का नाम सुने होगे ना, जो कंप्लीटली डिजिटल होता है, फिजिकल प्रेजेंस उनका होता ही नहीं है, वो नियो बैंक कहलाते हैं ना। तो नियो बैंक क्या होते हैं और डिजिटल बैंकिंग क्या होते हैं? तो जो भी बैंकिंग का भारत में स्ट्रक्चर है, उन विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन टर्म्स ऑफ विच सेक्शन ऑफ द बीआर एक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग डिफाइंड? बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कौन से सेक्शन में बैंकों का बिजनेस डिफाइन है ना, बैंकों का बिजनेस डिफाइन है। देखिए अब आंसर देखिए, आपकी किताब में इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैकमिलन में इसका आंसर दिया सेक्शन 8, गलत है भैया, सेक्शन 8 नहीं है। मैकमिलन में इसका आंसर सेक्शन 8 दिया है, गलत है। पूछा जा रहा है बीआर एक्ट में बैंकों का बिजनेस कहां पर डिफाइन है, तो बैंकों का बिजनेस सेक्शन 6 में डिफाइन है। आपकी किताब में आंसर गलत है बाबू, आपकी किताब में आंसर गलत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंकों का बिजनेस सेक्शन 6 में डिफाइन है, बैंकों की परिभाषा सेक्शन 5B में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7, इसके तुरंत बाद वाला जो सेक्शन है, इसके तुरंत बाद वाला सेक्शन वो बताता है कि बैंक, बैंकिंग कंपनी या बैंकर जैसे शब्द कोई और बैंकों के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आपकी किताब में आंसर गलत है भैया, आपकी किताब में आंसर बी दिया है, आंसर है डी। मुझे लगता है जब ये प्रिंट हो रहा होगा, तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, डी और बी एक जैसे लगते हैं, वो गलत उस वजह से प्रिंट हो गया होगा। आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। तो सेक्शन 6 में बैंकों की जो है बिजनेस की बात की गई, कि बैंकों की परिभाषा 5B में लिखी गई है। उस परिभाषा में लिखा गया है बैंक वो संस्थान होते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, उनको लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा बैंक और क्या क्या कर सकते हैं, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, ठीक है साहब। उसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इन विच ईयर वाज द बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? इनमें से कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये तो इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाला मामला है नहीं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन, या जिसको आप रॉयल कमीशन कहते हैं, उसकी रिकमेंडेशन पर कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। 2 ही साल ये कलकत्ता में काम करता है, बॉम्बे आ जाता है 1937 में, तब से इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर 1935 है, क्लियर है। और जब आरबीआई स्थापित हुआ तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ रुपए थी। चलो देखते हैं अगला क्या है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक? यूनिवर्सल बैंक को सेट करने के, यूनिवर्सल बैंक को स्थापित करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए? लिखा है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ और 750 करोड़। अब इस क्वेश्चन का भी मुझे लग रहा है कि आपकी किताब में आंसर गलत दिया हुआ है। अब आप लोग एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। इस समय यूनिवर्सल बैंकों की स्थापना के लिए जो कुल पूंजी की आवश्यकता है वो 500 करोड़ रुपए है। ध्यान से समझिए इस बात को, 500 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी 2021 में 2020 में, नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनल वर्किंग कमेटी जो बनी थी, इंटरनल वर्किंग कमेटी जो आरबीआई की है, 2020 में उसने रिकमेंडेशन दी है
कि इसकी पूंजी बढ़ा के 500 से 1000 करोड़ कर दिया जाए। अभी 500 करोड़ रुपए है, तो आने वाले दिनों में आपको ये 1000 करोड़ मिल सकता है। अभी स्थापना 500 करोड़ है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपकी जो मैकमिलन की किताब है उसमें आंसर 200 करोड़ दिया गया, जो गलत है भैया। अगला क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेटिंग को स्थापित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है? 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है या 750 करोड़ है? इसका भी आंसर शायद आपकी किताब में 100 करोड़ दिया है, जो कि गलत है भैया। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 करोड़। और फिर से एक बात और मैं इसकी सूचना के साथ बता दूं, अभी क्या, ध्यान से समझिएगा, अभी क्या है कि जो इंटरनल वर्किंग कमेटी बनी थी 2020 में नवंबर में, उसने यूनिवर्सल बैंकों की स्थापना के लिए 500 से करोड़ से हाथ बढ़ा के 1000 करोड़ करने की बात कही है। क्लियर? तो अभी 500 करोड़ है और इसको बढ़ा दिया गया 100 करोड़ से बढ़ा के, पहले था 100 करोड़ रुपए, अभी अभी वर्तमान समय में 200 करोड़ है, लेकिन इसकी भी चुकता पूंजी बढ़ाने की बात की गई है, 300 करोड़ करने की बात की गई है। अभी 200 करोड़ है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको 300 करोड़ मिलेगा। ये भी आप अपनी मैकमिलन की बुक में अगर आंसर गलत दिया है तो सही कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस अ पेमेंट बैंक कैन मेंटेन ईच अकाउंट। अगर आप पेमेंट बैंक में एक कस्टमर कितना मैक्सिमम एक साल में रख सकता है? 1 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख या नो लिमिट है? पहले 1 लाख रुपया था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक है साहब। क्या एंड ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एन एटीएम ऑन द कार्ड इशूइंग बैंक इज कॉल्ड, है ना? जो बैंक आपका कार्ड इशू कर रहा है, अगर आप उसी बैंक के उसमें आप बैंकर, आप तो इसका भी क्वेश्चन आप तो इसका आंसर कर सकते हैं ना भैया। आप लोग इसका आंसर करिए कि अगर आप उसी बैंक में, जो जिसने आपका बैंक का जिसने कार्ड इशू किया था, जिस बैंक ने आपका कार्ड इशू किया था, अगर आप उसी बैंक में जो है, उसी बैंक के एटीएम में अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑन अस कहा जाता है, ठीक है से, ठीक है। गूगल पे क्या है भैया? गूगल पे एक फिनटेक है या टेकफिन है या नियो बैंक है? नियो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नियो बैंक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, बाकी तो आंसर आपको उसमें मिल ही जाएगा। नियो बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कंप्लीटली डिजिटल होते हैं, मतलब उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। ये कंप्लीटली डिजिटल होते हैं और लगभग आपको सारी बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल फॉर्म में दे रहे होते हैं। इस ये जो फिजिकल बैंक उनके सामने एक बड़ा थ्रेट है ना, कि अब जैसे मुझे सारी डिजिटल सेवाएं मिलने लगेंगी, मुझे बैंक में ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं नियो बैंक में खाता खोलना बहुत बेहतर समझूंगा ना। तो नियो बैंक क्या है? कंप्लीट डिजिटल ब्रांच होती है, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है साहब, क्लियर है? तो यहां पर अच्छा, तो सवाल क्या पूछा गया था कि गूगल पे क्या है? गूगल पे भैया यहां पर इसका आंसर बन जाएगा बी, टेकफिन कंपनी है, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग लॉज, अब इसमें मैंने आपको बता दिया, जो मेन बात हुई है वो आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पर बात हुई है, ठीक है। आपको आरबीआई एक्ट में कुछ ही सेक्शन इसमें डिफाइन किए गए हैं। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, जब भी इनको पढ़िएगा, अगर आप में से कोई बीआरबीएल को भी टारगेट कर रहा है भैया, तो जब भी ये पढ़िएगा, जैसे आरबीआई एक्ट आपको पढ़ना है, तो ये पूरा एक्ट आपको मिल जाएगा, टाइप करिएगा जाके गूगल पर आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 इंडिया कोड। क्या टाइप करेंगे आप लोग? इंडिया, इंडिया कोड, ये भारत सरकार की साइड है भैया। इस पे आपको ये पूरा अधिनियम मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा और सेक्शन वाइज भी आपको मिल जाएगा, क्लियर है? तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 थोड़ी थोड़ी जानकारी सारी चैप्टर्स की दी गई है। ऐसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के विषय में बातचीत की गई है। सवाल अभी जब मैं आपके सामने रखूंगा इसके, तो आपको आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। विच ईयर द आरबीआई वॉज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक इंटाइटी, किस ईयर में आरबीआई पब्लिक इंटाइटी में कन्वर्ट हुआ था? क्लियर है? सरकारी तो 5 करोड़ रुपए पूंजी थी, पेड अप कैपिटल इसकी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए थी, क्लियर है? जिसकी पेड अप कैपिटल को 100 रुपए के शेयर्स में 5 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। पब्लिक इंटाइटी बनी है 1948 में। आगे क्या? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट टाइम्स इन अ ईयर, क्लियर है? तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होते हैं भैया? एक गवर्नर होता है, गवर्नर एक होगा, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। लोकल बोर्ड ऑफिस से कितने लोग आते हैं? लोकल बोर्ड ऑफिस कहां पर डिफाइन किया गया? सेक्शन 9 में डिफाइन हुआ है। लोकल बोर्ड ऑफिस आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 9 में अलग से डिफाइन किया गया है लोकल बोर्ड, क्लियर है? इसमें कितने आते हैं? 4 लोग आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कितने लोग आते हैं भैया? 2 लोग आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति यहां पर करता है। इनकी मीटिंग कब कितनी बार होनी है? इनकी मीटिंग भैया साल में कम से कम 6 बार।
आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी, साल में कम से कम 6 बार या हर क्वार्टर ईयर में 1 बार होना जरूरी है। अंडर विच एक्ट आरबीआई एम्पावर्ड टू बी अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, कह रहा है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई सरकार का बैंकर होता है। अब आरबीआई के फंक्शन की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, जब भी आरबीआई के फंक्शन की बात होगी तो उसमें आंसर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मत लगाइएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकों के फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है, आरबीआई के फंक्शंस आरबीआई अधिनियम में है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आरबीआई एक्ट। ये कब आया भैया? आरबीआई एक्ट 1934 है। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आरबीआई की स्थापना हुई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हम बीआर एक्ट 1949 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया था 1881 में। और पब्लिक डेट एक्ट, इसका असल में जो वास्तविक नाम है वो है द डेट रिकवरी डेट रिकवरी डेट रिकवरी एंड बैंकरप्सी बैंक एक्ट 1993। इसी एक्ट के इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में पब्लिक डेट एक्ट कहते हैं। इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी एक्ट के अंतर्गत डीआरटी और डीआरएटीज का क्या होता है? गठन होता है। तो इतनी सारी बातें लिखने से अच्छा है यहां पर सिर्फ आंसर लिखो, आपको समझना था। तो आरबीआई एम्पावर्ड होता है आरबीआई एक्ट के तहत। अब आरबीआई एक्ट तो मैंने बता दिया सेक्शन कौन सा है, तो इससे संबंधित सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 20A भी था, लेकिन सेक्शन 20A अब खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 अधिनियम है जो ये बात को कहते हैं जिनसे ताकत मिलती है। व्हेन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940 वाज मेड एप्लीकेबल इन द कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों पर ये जो आपका आरबीआई एक्ट है ये कब लागू हुआ था? कोऑपरेटिव बैंकों पर ये जो आरबीआई एक्ट है ये कब लागू हुआ था, सवाल ये पूछा जा रहा है ना। तो ये लागू हुआ था फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 मार्च 1966 को, है ना। कोऑपरेटिव बैंकों पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1 मार्च 1966 को हुआ था। कोऑपरेटिव बैंक अमूमन स्टेट बैंक के उसमें आते हैं। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए अपनी तरफ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है क्या इसमें? चलिए, नहीं होगा, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं, है ना। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैं सारी आपको जानकारी दे चुका हूं। आते हैं सीधे इसके क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या कह रहा है? विच वॉज द फर्स्ट डीएफआई, कौन सा पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था? आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई या सिडबी है, या क्या है, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना इसमें कौन सा है? आईडीबीआई 1964 में स्थापित किया गया था आईडीबीआई एक्ट से। आईसीआईसीआई 1955 में स्थापित किया गया था। सिडबी स्थापित किया गया था 1990 में, है ना। और ये था 1948। तो सबसे पुराना कौन सा है? आईएफसीआई। ठीक, तो एक जो सही आंसर है वही आंसर कर दे रहे हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम अंडर कैटेगरी ऑफ, क्या है, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ऐसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टमेंट के काम में आती हैं। एलआईसी, एक्सिम बैंक है, आईसीआईसीआई है या नाबार्ड है? तो नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? 1982 में, शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। रूरल डेवलपमेंट, रूरल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंस, ये सब की देखभाल कौन करता है? नाबार्ड। आईसीआईसीआई स्थापित हुआ था 1955 में। और क्या करें, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट भैया एलआईसी है ना। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 1956 में स्थापित हुआ था। भारत में जीवन बीमा प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, है ना, सबसे बड़ी कंपनी। एक्सिम बैंक क्या करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये काम करता है जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है साहब, इसको मिटा अगला क्या है? विद द ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन व्हाट स्ट्रक्चर वॉर अडॉप्टेड बाय द डीएफआई, लिबरलाइजेशन के समय, लिबरलाइजेशन कब आया था? 1991 का। आप लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ते 91-92 का। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो कौन सा इन्होंने जो है लिबरलाइजेशन के बाद इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था? कॉमर्शियल बैंक होते नहीं है ये, मार्जिन क्या, मॉर्गेज बैंक्स नहीं, कोलेट्रल बैंक्स नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? यूनिवर्सल बैंक। अब ये सब देखिए, ये सब कुछ समझाने वाली बात नहीं। हाउ मच द इनिशियल कैपिटल वर आईएफसीआई, अब कैपिटल में क्या समझाऊं आपको? इसमें कैपिटल जैसी कोई बात समझाने, ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डीएफआई हैड ऑफ रोल ऑफ काउंसलिंग एनआरआई टू देयर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ऐसी कोई समझाने वाली चर्चा, समझाने वाली बात नहीं है। कैपिटल कितनी है वो कैसे समझाया जाए? ठीक है, तो आईएफसीआई की कैपिटल जो शुरुआती पूंजी थी वो कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए थी। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएफआई हैड अ रोल ऑफ काउंसलिंग, एनआरआई को काउंसलिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की काउंसलिंग करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जो है जिम्मेदार होता है? क्लियर है? तो आपके लिए इसका सही आंसर बन जाएगा आईसीआईसीआई। ठीक, और ये सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सारे ही क्या है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है भैया? माइक्रो फाइनेंस असल में बहुत छोटे अमाउंट का जो ऋण होता है, जो अमूमन गरीब फैमिलीज को, बीपीएल फैमिलीज को, या जो फाइनेंशियल सर्विसेज से अभी तक अटैच नहीं हो पाए हैं, उनको काम करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो फंड दिया जाता है वो माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, माइक्रो फाइनेंस बहुत छोटे अमाउंट का ऋण होता है जो अमूमन बीपीएल फैमिलीज या ऐसे लोगों को दिया जाता है जो जैसे जो व्यापार करना चाह रहे हैं छोटे स्तर पर, बहुत छोटे अमाउंट का ऋण होता है माइक्रो फाइनेंस। भारत के अंदर इसको नाबार्ड देख रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे माइक्रो फाइनेंस का एवोल्यूशन क्या रहा है भारत में। ग्रामीण बैंक मॉडल कहां से आया है भैया? ये बांग्लादेश से आया है। कहां से आया है? बांग्लादेश से आया है, जिससे हम लोग अभी अपना एशिया में वनडे मैच हारे हुए हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस कैसे हुई? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। माइक्रो फाइनेंस और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने लोगों का समूह होता है? 10 से 20 लोगों का समूह होता है। ये अमूमन बीपीएल परिवार होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन एक्सेप्शनल केस में 20 to 30% अब पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे सवाल क्या है भैया। क्या पूछा जा रहा है? इन विच ईयर डिड आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंकिंग स्कीम, या लीड बैंक स्कीम किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था? ये गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। तो पूछा जा रहा है कब आया था गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो सही आंसर इसका क्या बन जाएगा भैया? सही आंसर इसका सही आंसर इसका बन जाएगा बी, 19। सही आंसर है 1969। लीड बैंक क्या होते हैं? लीड बैंक क्या होते हैं भैया? लीड बैंकिंग सिस्टम किसको कहा जाता है? देखिए, हर जिले का एक लीड बैंक होता है जो उस जिले में बैंकिंग डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेता है। लीड बैंक, हर जिले में एक लीड बैंक होगा। लीड बैंक किस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था? जिस बैंक का सर्विस एरिया जिस जिले में सबसे ज्यादा होगा वो उस जिले का लीड बैंक कहलाता है, ठीक है साहब, वो इस जिले का लीड बैंक कहलाता है। लीड बैंकिंग गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। क्या कह रहा है? द ग्रामीण बैंक मॉडल वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? ग्रामीण बैंक मॉडल कौन सी कंट्री में डेवलप हुआ था? तो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक डेवलप मॉडल हुआ था 60 के दशक में, और इसके लिए जाने जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर भी हैं वो, है ना, अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं। उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, ये सब आप लोग लिख लीजिए कहीं। उनका नाम क्या है भैया? मोहम्मद यूनुस है उनका नाम। क्या है? मोहम्मद यूनुस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताते चलो भाई आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई? देखिए, नॉन क्या है, नॉट प्रॉफिट एमपीआई ये नहीं किए जाते, म्यूचुअल बेनिफिट ये नहीं किए जाते। आंसर आपका क्या बनेगा? जो एनबीएफसीज होती है ना, ऐसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो एनबीएफसीज होती हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है साहब। तो आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप टू डज एन एनजीओ एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज? इसमें आंसर होगा मॉडल थर्ड होगा, यानी आंसर सी होगा। लेकिन ये होता क्या है पहले आप समझ लो। देखिए, होता क्या है, जो एसएसजी होते हैं, ये लिंकेज से क्वेश्चन है। एसएसजी का लिंकेज जो बैंकिंग से है, क्या है लिंकेज भैया? ध्यान से समझिएगा। कौन देखता है माइक्रो फाइनेंस को? नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड की जो फंडिंग होती है, मॉडल में तीनों बता रहा हूं, देखिए, मॉडल एक है, मॉडल वन, ठीक, मॉडल टू, मॉडल टू, और है मॉडल थ्री। ये लिंकेज है किसका? सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक से। अब मॉडल वन में क्या होता है, जो फंड होगी वो कैसे जाएगी? नाबार्ड, नाबार्ड, बैंक और एसएसजी। मतलब नाबार्ड बैंकिंग को फंडिंग करेगा और बैंक कहां जाता है? एसएसजी। यानी बैंकिंग की जो फंडिंग होती है वो, एसएसजी की जो फंडिंग होती है वो सीधे बैंक से होती है। इसमें जो एनजीओ वो बीच में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मॉडल सेकंड में क्या है? नाबार्ड, नाबार्ड, बैंक और एसएसजी, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए क्या है, लिंकेज प्रोग्राम है ये। मॉडल फर्स्ट है, मॉडल सेकंड है, और मॉडल थर्ड है। क्या है इसमें? नाबार्ड फाइनेंसिंग करेगा किसको? बैंक को, और बैंक किसको देती है? एसएसजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को।
यानी एसएसजी की जो फाइनेंसिंग हो रही सीधे बैंक से हो जाती है, इसमें एनजीओ बीच में नहीं आ रहा है। बहुत आसान भाषा में समझिए। दूसरा क्या है, नाबार्ड, बैंक और एसएसजी। लेकिन इसमें क्या है, जो एनजीओज हैं वो शामिल हो जाते हैं फैसिलिटेटिंग एक्टर के रूप में, फैसिलिटेट करते हैं, है ना। मॉडल 3 क्या है भैया, इसमें नाबार्ड है, नाबार्ड, फिर बैंक, फिर एनजीओ और फिर एसएसजी है। यानी इसमें फंडिंग बैंक के एनएसजीओ एनजीओ को जाती है और एनजीओ पहुंचाता है किसको, एसएसजी को। तो ये क्या कर रहा है, एक बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो ये किस में आ रहा है, मॉडल डी में आ रहा है। ठीक है, समझिए क्या है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम है। जो एसएसजी है उनको बैंक से जो पैसा मिलता है उसका ये सीक्वेंस आप मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 से समझ सकते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ एसएसजी डज एन एनजीओ एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। तो क्या है यहां पर देखो किस में आ रहा है, इंटरमीडिएटर के रूप में, एनजीओ, मॉडल 3 में आ रहा है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा भैया, मॉडल 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द फेयर प्रैक्टिस कोड डेवलप्ड बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी एमएफआई, है ना। जो फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है कि आपको सही तरीके से काम करना है, सारी चीजें आपको बतानी है, ग्राहक से कोई बात छिपानी नहीं है, उसको फेयर प्रैक्टिस कोड कहते हैं। देयर शुड बी बोर्ड अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्मेट, बिल्कुल ये भी फेयर प्रैक्टिस में आता है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी टेकन फ्रॉम द बोरोवर, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो फंड होते हैं उनमें कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। अ बोरोवर शुड नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 एसएसजी, जो बोरोवर है उसको एक एसएसजी से ज्यादा मेंबर नहीं होना, सब प्रैक्टिस कोड में आते हैं। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं, जो भी अच्छी चीज है वो फेयर प्रैक्टिस कोड का हिस्सा बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल 20 सॉरी यूनिट 25 है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया इसको ठीक से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या एनबीएफसी क्या होती हैं, एनबीएफसी का एवोल्यूशन भारत में कैसे हुआ है, इसके अलावा एनबीएफसीज कितनी कैटेगरी में है, साइज बेस्ड एनबीएफसीज क्या होती हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्या होती हैं, लाइबिलिटी बेस्ड एनबीएफसीज क्या होती हैं, ये सारा वहां पर डिफाइन किया गया है। कौन सी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगी, कौन सी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होंगी, सारी बात यहाँ पर एनबीएफसी के लिए लिखा गया है। आरबीआई का एनबीएफसी के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड क्या है, ये सारी चर्चा आपकी इस चैप्टर में मिलती है। एक बार आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखना चाहें तो अगर आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन खुल गया, नहीं खुला, चलिए चलिए आइए देखते क्या है। When was the chapter 3rd be added in the RBI Act? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि चैप्टर 3rd सबसे पहली बार आरबीआई में कब ऐड हुआ था, आरबीआई अधिनियम 1934। पहली बात तो यही समझ लो भैया कि चैप्टर 3rd है क्या, एनबीएफसी। जिस भी सेक्शन में एबीसी लिखा है इसका मतलब वो मूल सेक्शन, उसमें अधिनियम में नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया। उसको क्या किया गया है, बाद में उसको ऐड किया गया है। चैप्टर 3rd भी ध्यान से समझिएगा, चैप्टर 3rd भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बाद में ऐड हुआ है, और ये पूरा चैप्टर एनबीएफसी से ही रेगुलेटेड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। पूछा गया कौन से ईयर में ये ऐड हुआ है, पूछा ये जा रहा है कि ये कौन से ईयर में ऐड हुआ है। तो कौन से ईयर में ऐड हुआ है भैया, 1997 में। कब ऐड हुआ है ये, 1997 में। ठीक है, ये पूरा एनबीएफसी से रिलेटेड है ये चैप्टर एनबी। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चैप्टर आरबीआई का एनबीएफसी से संबंधित है, आरबीआई एक्ट का, उसका क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 का। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इज द रेगुलेटर फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब भैया इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें खाली आंसर बताना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भारत में रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साहब। अ लोन कंपनी इज एन एनबीएफसी एज पर विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर कोई एनबीएफसी है जो लोन कंपनी है ना, तो वो किस टाइप की एनबीएफसी होगी, लाइबिलिटी बेस्ड होगी या एक्टिविटी बेस्ड होगी या साइज बेस्ड होगी, कौन सी उसमें होगी। तो मैं तीनों को आपको समझा दे रहा हूं। देखो भैया, अब यहां एक्टिविटी ही तो बता रहा है, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, लोन की एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड। लेकिन तीनों में अंतर क्या है, लाइबिलिटी बेस्ड कौन सी होती है, लाइबिलिटी बेस्ड एनबीएफसी दो होती हैं। एक होती है जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिट एनबीएफसी यानी एनबीएफसी डी, एक होती है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, है ना, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं एनबीएफसी एनडी। तो ये क्या है, दोनों ये लाइबिलिटी बेस्ड एनबीएफसी हैं। और अगला क्या, साइज बेस्ड। ध्यान से समझिएगा, ऐसी सारी कंपनी जिनकी पूंजी 500 करोड़ से ज्यादा की है वो सारे कहलाते हैं एनबीएफसी। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है ना, एनबीएफसी एसआई इसको बोला जाता है, तो वो साइज बेस्ड हो जाती हैं। और एक्टिविटी बेस्ड मतलब जो एक्टिविटी के आधार पर है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए, व्हाट इज द क्या है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ इश्यूएंस एनबीएफटी डी। एनबीएफटी की डी का मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफटी है, एनबीएफसीज हैं, या एनबीएफडी लिखा है, ये एनबीएफसी होगा, एनबीएफसी डी है ना।
तो मैक्सिमम कितने समय के लिए वो एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो मैक्सिमम 60 महीने के लिए एनबीएफसी आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। और अगर मिनिमम पूछा जाएगा कहीं सवाल बदल के, तो मिनिमम 12 महीने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ क्या है, ओन फंड्स ऑफ द एनबीएफसी। एनबीएफसी, अब देखिए ओन फंड का फॉर्मूला है, लेकिन अभी उतना डिस्कस यहाँ पर हम लोग कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अभी बाकी सारे उसमें देख रहे हैं, खाली एमसीक्यूज पर। ओन फंड का मतलब नेट ओन फंड, ध्यान से समझिएगा, नेट ओन फंड के आधार पर ही एनबीएफसीज को बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ता है। नेट फंड और नेट ओन फंड के आधार पर ही एनबीएफसीज को जो है डिवाइड किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कितना उनको अपना मेंटेन करना पड़ेगा नेट ओन फंड के तहत। तो इक्विटी शेयर्स आते हैं नेट ओन फंड में, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर वो होते हैं भैया जो एक निश्चित समय सीमा के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? जो शेयर प्रीमियम बैलेंस है, यानी आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अब इसका आंसर बन जाएगा। इसको आप लोग एक बार देखना चाहे तो देख ले, मैं सारे इसके ये मिटा देता हूं, जो सही आंसर है वही यहां पर रखते हैं। ठीक है, कहीं और तो फालतू नहीं लिखा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कौन सा किसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज के विषय में डेवलपमेंट देखिए, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें जो जनरल इंश्योरेंस है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कैसे डेवलप्ड, वो सारी बातें लिखी गई। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितनी है, इसके विषय में एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी कर दी गई है, 74% की कर दी गई है। ठीक है, चलो आपको ये बीआरबीएल के पेपर में सीआईबी में मिलेगा इंश्योरेंस। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए भारत दुनिया में सबसे पहला जो बीमा शुरू हुआ था वो जनरल जो है इंश्योरेंस था, वस्तुओं का बीमा किया गया था जो सामान जो है समुद्र से भेजे जाते थे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सबसे पुरानी है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस लिखा है वहां पर, लेकिन है इसका नाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये बनी थी 1818 में, सबसे पुराना है। भारत एलआईसी में कब बना था, 1956 में। ठीक है, व्हाट इज द क्या एक्सटेंडेड अप टू द एफडीआई इज प्रेजेंटली परमिटेड इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितनी कर दी गई है, 74%। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितनी कर दी गई है भैया, 74% कर दी गई है। पहले 26% हुआ करती थी, बढ़ा के 49 किया गया था, अभी 74% कर दिया गया। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आके प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो कहलाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कितनी लिमिट तक कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर एफडीआई कर सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में, किस सेक्टर में कितना एफडीआई होगा ये भारत सरकार तय करती है। किस सेक्टर में एफडीआई नहीं कर सकती, भारत सरकार तय करती है। एफडीआई दो रूट से किया जाता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में इनिशियली आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना होता है, लेकिन आरबीआई को आप इन्फॉर्म करते हैं, जबकि गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में आपको अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, तो 74% इंश्योरेंस सेक्टर में अब एफडीआई की लिमिट भारत के अंदर है। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेट क्या है, रिसीव्ड टू जीडीपी। जीडीपी का वो हिस्सा जो इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में होता है ना, या कितना वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन कहलाता है, कवरेज कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, या सैचुरेशन। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है ना, द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम द पॉपुलेशन इज नोन एज, है ना, जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, देखिए इसका पहला आंसर है पेनिट्रेशन, और रेशियो का मतलब इस ये पेनिट्रेशन ये बताता है कि कितना इंश्योरेंस कवरेज है जीडीपी में। ठीक है, दूसरा है द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन इज नोन एज डेंसिटी। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में स्थापित करने की मिनिमम पूंजी होनी चाहिए भैया 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपया रखे हो तो लाइफ इंश्योरेंस का काम आप शुरू कर सकते हो। लाइसेंस आपको आईआरडीए की तरफ से दिलवा दिया जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी, 2-3 फोटो लगेगी बढ़िया, बस फोन नंबर लगेगा। देखना चाहे एक बार देख ले। नेक्स्ट मॉडल यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अगली यूनिट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स एंड देयर रूल्स। रूल्स, जो भारत में रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये जो भी रेगुलेटर्स हैं उनका क्या रोल है। पीएफआरडीए है, आईआरडीए है। क्लियर है, आईआरडीए कौन से सेक्टर को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए पेंशन को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए पेंशन को रेगुलेट करता है। यही आपका जो है क्या नाम है, आपकी जो नेशनल पेंशन स्कीम है रेगुलेट करता है एनपीएस। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करेगा क्या साहब, सेबी। आरबीआई के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। आईआरडी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, पीएफआरडी पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। इन विच ईयर द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, पीछे बातचीत की गई है 1949 में, आपको डेट भी बता दे रहा हूं, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था आरबीआई। ठीक है,
हाउ मेनी टाइम्स द क्या है मिनिमम डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट एन ईयर, अभी पीछे चर्चा हुई है 6 बार, है ना, 6 बार या एक क्वार्टर ईयर में एक बार मिलना जरूरी है, तो बी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू सीआरआर फंड्स, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। हर कॉमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा केवल नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। सीआरआर पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देती है भैया, तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर ऑन द सेबी बोर्ड, देखिए सेबी बोर्ड में कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक तो चेयरमैन होगा, चेयरमैन के अलावा सेबी में 3 फुल टाइम मेंबर और होते हैं, और 4 जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। 4 मेंबर पार्ट टाइम हो गए, 3 मेंबर फुल टाइम मेंबर होते हैं, और एक चेयरमैन होता है सेबी में। अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी वाज आईआरडीए एस्टैब्लिश, अब इसमें कुछ ये तो डेटा पूछा जा रहा है ना, इसमें क्या समझाना है, तो किस कमेटी के अंतर्गत आईआरडीए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये आईआरडीए लिखा गया लेकिन अब इसका नाम है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1999 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। देख लीजिए एक बार, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 2-3 निशान लगा दिए हो आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, चलो। और आज की क्लास का ये मुझे लगता है आखिरी यूनिट, हाँ 28, हाँ आखिरी यूनिट होगा, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के बारे में ध्यान से समझिएगा। 3 बातें यहां पर दी हैं, एक ये नेशनल बैंक फॉर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, ये अभी ये बना है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, है ना, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में बना है। इसका काम अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। एनएआरसीएल इसको आप बैड बैंक कहते हैं, क्लियर है, ये बैंकों से उनके बैड लोन को परचेज करता है। और ईज क्या है, इन्हांस्ड जो है एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस है। ईज एक तरीके से बैंकों का रिफॉर्म है ना, ईज 5.0 आ चुका है अब तो। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फाइनेंसिंग होती है वो कैसी होती है। तो भैया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाएगा तो लार्ज अमाउंट होगा, बड़े अमाउंट में होगा, बिल्कुल ठीक है ना। क्या है, लॉन्गर मेच्योरिटी होगी, बिल्कुल ठीक है, लॉन्गर मेच्योरिटी होगी। फिक्स्ड एंड लो रेट क्या है, रियल रेट्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि देखो एक तो बनने में इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, फिर वो ऑपरेशन में बहुत ज्यादा देर में आता है, तो इसमें बिल्कुल फिक्स रेट में आएगा। लेकिन क्या फिक्स्ड एंड लो रियल रेट्स ऑफ रिटर्न है ना, लेकिन आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन फिक्स मिलेगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ नेफिड, है ना, अभी जो स्थापित हुआ है नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कितनी है इसकी, 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ लिखा है, ये वाला है आंसर डी, है ना, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए है, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैश सेटलमेंट, क्या है, प्रपोज बाय द मेड बाय एनएआरसीएल, ये है 15%। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एन आर क्या है, एनएआरसीएल यानी जिसको हम बैड बैंक कहते हैं, अगर ये बैंकों से उनका बैड लोन परचेज करेगा, तो बैड लोन परचेज करेगा तो इनको जो पेमेंट करना होगा वो ध्यान से समझिएगा, ये 15% कैश के फॉर्म में करेंगे, और बाकी का जो 85% है वो सिक्योर्ड रिसीट के रूप में करेंगे। तो आंसर बन जाएगा 15%। स्मार्ट लेंडिंग और क्या है, एस्पायरिंग फॉर इंडिया इज one of the themes in which edition of ease 1.0, ease 2.0, ease 3.0, ease 4.0, ease का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। इस बार डिजिटल बैंकिंग, ईज का पूरा नाम क्या है, इनहांस एक्सेस एंड क्या है, सर्विस एक्सीलेंस। आपकी किताब में शायद इसको कहीं इजी लिखा गया, इसका आंसर होगा 3.0। तो ये एक चर्चा थी आपके पास मैकमिलन बुक के लिए, है ना, और इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक बार आप वीडियो देख लेंगे, वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा फिर आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लगभग सारी बातें आपको समझा दी हैं। जैब अक्टूबर को टारगेट करते हुए ये क्लास आपके लिए थी। मैकमिलन के पीछे, हर यूनिट के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन पे मेरा डिस्कशन आपसे था। मॉड्यूल ए बी सी आपके सामने उपलब्ध है, मॉड्यूल डी भी आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, और इसको एक बार आप वीडियो जरूर देखें, फिर आपको कम से कम बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, बुक को जो आप समय देंगे वो उससे कम समय में आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, आगे एक नए मुद्दे के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, बेस्ट ऑफ लक।